Hello students, welcome to all of you at your own channel, that is Physics Math Solution. Today we discuss our topic sound of 9th class. अभी एक दो ही दिन पहले एक बच्चे का कमेंट आया था, अभी मैम साउंड चैप्टर से हमें बेसिक करवा दिया जाए। तो आज हम साउंड चैप्टर के बेसिक ही करेंगे। भी साउंड में एक्चुअली में जो छोटी छोटी बातें होती है वो वही हम करेंगे, जैसे कि लाउडनेस है, पिच है, इंटेंसिटी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हम इन सब ये सब है क्या, हम इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, साउंड का जो हमारा ये टॉपिक है, ये शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब हम हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज साउंड। साउंड है क्या? साउंड भी एक तरह की एक एनर्जी है। क्या है? एक एनर्जी है। कैसी एनर्जी? जो हमें सुनने की सेंसेशन देती है। क्या क्या देती है? हमें सेंसेशन देती है। किस चीज की? सुनने की सेंसेशन, हियरिंग, यानी जिसके द्वारा हम सुन सकते हैं। ओके बच्चों, अब सबसे पॉइंट वाली बात, हम सुनते कैसे हैं? कैसे कोई साउंड प्रोड्यूस होती है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कोई भी साउंड का प्रोडक्शन का रीजन क्या है? वो रीजन होता है बच्चों वाइब्रेशन। क्या होता है? वाइब्रेशन। कोई भी हमें साउंड सुनाई देती है तो हमें वो थ्रू वाइब्रेशन सुनाई देती है। कैसे? वाइब्रेशन के थ्रू सुनाई देती है। मान लीजिए आपने कोई रबड़ को स्ट्रेच कर लिया, ऐसे क्या कर लिया? स्ट्रेच कर लिया। तो क्या होगा? उसको स्ट्रेच करने के बाद आप छोड़ दोगे तो क्या होगा? उसमें कुछ वाइब्रेशन होगी क्रिएट। वाइब्रेशन, इसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई एक स्केल लगा लीजिए, ये उसकी मेन पोजीशन है, दैट्स मीन ऐसे है स्केल। आपने इसे क्या किया? ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इस तरह से यूं कर दिया स्केल को, तो और फिर वापस छोड़ दिया, यानी उसकी मेन पोजीशन के लिए छोड़ दिया। तो आप देखोगे स्केल में कुछ कंपन, कुछ वाइब्रेशन हो रही है। जैसे कि हमारा गिटार होता है, गिटार की तारों में क्या होता है? जब आप गिटार की तारें ऐसे बजाते हैं, यानी उनमें इस तरह से मूवमेंट करते हैं, तो उसकी तारों में कुछ कंपन क्रिएट होता है। इसी तरह से हमारा क्या है? कोई भी सितार है, गिटार है, या फिर वीणा है, कोई भी चीज लगा लीजिए, तबला है, तबले पर जब आप ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या होता है? जो उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगी होती है उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेशन से ही साउंड क्रिएट होती है हर किसी सब्सटेंस में। हाँ, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग में भी, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, तो यहाँ से क्या है? हमारे वोकल कॉर्ड से साउंड क्रिएट होती है। कैसे होती है ह्यूमन बीइंग में साउंड क्रिएट? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये भी ह्यूमन बीइंग में जो वाइब्रेशन के थ्रू हमें साउंड मिलती है, कैसे होती है? ह्यूमन बीइंग में ये सब काम किया जाता है। हमारे जो ह्यूमन बीइंग का सिस्टम है उसमें होता है क्लियरिंग्स, यानी हमारा जो साउंड सिस्टम होता है वो क्या होता है? वोकल बॉक्स बोलते हैं हम जिसे, वो होता है, उसका नाम होता है लेरिंग्स। जो हमारी वाइंड पाइप होती है, यानी श्वास नली जिससे हम सांस लेते हैं, उसके ऊपर दो क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वोकल कॉर्ड लगे होते हैं। किसके ऊपर? हमारी वाइंड पाइप के ऊपर। किसके ऊपर? वाइंड पाइप यानी श्वास नली के ऊपर दो वोकल कॉर्ड लगे होते हैं, और इन वोकल कॉर्ड के बीच में एक पतली सी क्या लगी होती है? स्लिट लगी होती है। क्या लगी होती है? स्लिट लगी होती है। जब भी हमारे लंग्स के थ्रू यहाँ से एयर पास करती है, इस स्लिट में से, जो वोकल कॉर्ड के बीच में स्लिट लगी है उनमें से जो एयर पास करती है, तब क्या होगा? इन वोकल कॉर्ड के बीच में यहाँ पर वोकल कॉर्ड में क्या होगी? वाइब्रेशन क्रिएट होगी, जिससे क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। आप इस बात को खुद भी फील कर सकते हैं। कैसे? जब आप बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, गाना गा रहे हो, तो आप आपके गले कैसे हाथ लगा के देख सकते हो, आपको फील होएगा जैसे कि कुछ हिल रहा है गले पे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं भी ह्यूमन बीइंग में भी इस तरह से क्या होती है? वाइब्रेशन के थ्रू ही क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। अब चलिए हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट करते हैं। हम मान लीजिए कोई भी चीज है, एक स्प्रिंग लगा लीजिए। स्प्रिंग की क्या होती है? ये ओरिजिनल पोजीशन है। मान लीजिए हमने क्या किया? स्प्रिंग के इस एंड को क्या किया है? इस एंड को डिस्टर्ब कर दिया, यानी इस एंड को हमने, या फिर इस एंड को लगा ली, खींच लिया हमने। खींचने से क्या होगा? ये स्प्रिंग क्या करेगा? कुछ ऐसा हो जाएगा जब हमने खींचा। लेकिन जब हमने इसको, इसकी सैंड को पकड़कर खींचा था, और बाद में जब हमने इसे छोड़ दिया,
तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसी आएगी। डेट्स मीन कहीं पे तो क्या होगा, स्प्रिंग टाइट हो जाएगी और कहीं से क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगी। कहीं पे टाइट हो जाएगी, कहीं से क्या होगा, लूज हो जाएगी। हम इसकी फिगर ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये टाइट है और फिर यहाँ से ये लूज है, फिर यहाँ से ये टाइट है, यहाँ से ये लूज है। डेट्स मीन कहीं से क्या होगा, स्प्रिंग बिल्कुल पास हो जाएगी, कहीं से वो दूर दूर चली जाएगी। ये स्प्रिंग के केस में नहीं, कोई भी चीज़ लगा लीजिए, हम उसके केस में ले सकते हैं। स्प्रिंग के द्वारा हम इजीली समझा सकते हैं, जैसे कि हमें समझ में आ सकता है। तो इसमें क्या होगा, जहाँ पर ये टाइटली बाउंड हो गए, जहाँ पर ये टाइट रह गए, उस एरिया, उस भाग को हम कहेंगे कंप्रेशन। क्या कहेंगे, कंप्रेशन। और जहां से ये लूज हो गए उसे हम कहेंगे रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कंप्रेशन है, यहाँ रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, इस तरह से हमारे क्या हो, कंटिन्यूअस में बनेगी। जैसे कि लगा लीजिए ये हो गया कंप्रेशन, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, या फिर इनको हम खुला खुला दिखा सकते हैं। यहाँ पे फिर से कंप्रेशन, फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, फिर से यहाँ पे कंप्रेशन। इस तरह से हम इनको शो कर सकते हैं। ओके बच्चों, जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की कंटिन्यूस फॉर्म होती है कि अगर हमारे पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारे साउंड का यानी हमारे जो हमने डिस्टरबेंस किया उसका प्रोपेगेशन हो रहा है, तो उस प्रकार की वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल्स वेव, यानी हम ये बोल सकते हैं जो हमारी साउंड होती है वो क्या होती है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल्स वेव होती है, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन। इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह जब मोशन होता है पार्टिकल के, प्रोपेगेशन क्या हो रहा है हमारे इस डायरेक्शन में हो रहा है, और पार्टिकल का मोशन भी क्या हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस प्रकार की वेव कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल्स वेव। लेकिन अगर मान लीजिए जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो इस तरह से ना होकर इस तरह से हो, वो ये भी तो हो सकता है, जरूर थोड़ा भी आगे पीछे ही हो, ऊपर नीचे भी तो हो सकता है, तो हम कहेंगे ये वेव किस प्रकार की है, ट्रांसवर्स वेव। क्या कहेंगे हम, ट्रांसवर्स वेव। चलिए अब हम इसके जो बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे वेवलेंथ का। क्या लेंगे, वेवलेंथ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ ऑसिलेशन का एक छोटा सा पॉइंट, जितना आपके सिलेबस में है वो है दिस। एक कंप्लीट जो साइकिल होता है इसे हम वन ऑसिलेशन के बराबर मानते हैं। जो समझाने के लिए है, मैं आपको आगे हमें इस ऑसिलेशन शब्द का यूज करना है इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। चलिए सबसे पहले हम कर रहे हैं वेवलेंथ। क्या कर रहे हैं हम, वेवलेंथ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इसको बच्चों हम बोलते हैं लैम्डा, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। क्यों, क्योंकि एक तरह की डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच में, या तो दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस लगा लीजिए, या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ, ये तो लगा लीजिए इसकी कोई मेन पोजीशन है, कोई भी वेव इस तरह से है, तो मान लीजिए या ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। नेक्स्ट जो हमारा क्रस्ट, इसको हम ऊपर वाले को क्रस्ट बोलेंगे, नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रफ। ऊपर वाले को क्रस्ट, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। तो जो ये डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा के इक्वल हो जाएगी, वेवलेंथ के इक्वल हो जाएगी। ओके बच्चों, आई बात समझ में। इस तरह से ही लगा लीजिए, कोई भी दो लगातार कंप्रेशन हो या रेयर फ्रैक्शन, यानी दो क्रस्ट लगा लीजिए जो, या फिर दो ट्रफ लगा लीजिए, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। लैम्डा, वैसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे।
किससे करेंगे, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी एक तरह की डिस्टेंस होती है, तो इसकी भी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। अब ये होता क्या है एम्पलीट्यूड, ये होती है किसी भी वेव की मेन पोजीशन से जो फाइनल डेट्स में उसकी पीक बनेगी। नॉर्मल तौर पे मैं आपको ये बताऊंगी जो उसकी पीक होएगी। मान लीजिए ये क्या है, ये मेन पोजीशन है, इससे जो ये पीक बने, इतनी ऊंचाई लगा लीजिए एक तरह से, ये क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड। क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड। ये क्या होती है, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन के किसी भी साइड, ऊपर लगा लीजिए या नीचे लगा लीजिए, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मेन पोजीशन। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। चलिए हम थर्ड पॉइंट करते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और इसका एसआई मात्रक होता है सेकेंड, यानी कि एस। अब टाइम क्या है, मैंने आप लोगों को ऑसिलेशन के बारे में बताया था। इसका मतलब इस एक कंप्लीट साइकिल को करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम होता है वही क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनने में जो टाइम लगता है उसको हम उसका टाइम पीरियड कह देते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट बच्चों स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो बाद में भी मैम ने क्या बताया था। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बोलते हैं बच्चों इसको, न्यू। ओके, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है हर्ट्स, यानी HZ, हर्ट्स बोलते हैं इसको। इन्होंने क्या कहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय ए वाइब्रेटेड पार्टिकल पर यूनिट टाइम। एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल के द्वारा एक यूनिट टाइम में जो जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन बनेंगे वो कहलाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब साइकिल, एक ये कंप्लीट साइकिल, यानी जितने साइकिल बनेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय ए, किसके द्वारा बनेंगे, वाइब्रेटिंग पार्टिकल। वाइब्रेटिंग क्यों, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा तभी तो उसमें वेव होगी, तभी तो उसमें साउंड होगी। वाइब्रेटिंग पार्टिकल कब बनेंगे, एक यूनिट टाइम में, यानी पर यूनिट टाइम। हम यानी फ्रीक्वेंसी को कैसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू इज इक्वल टू 1/t। ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशनशिप। ओके बच्चों, चलिए, यानी हम ये कहेंगे अगर हमारा टाइम ज़्यादा है तो ऑसिलेशन कम होंगे, और जेट्स में ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे के इन्वर्सली होंगे। अगर टाइम कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज लाउडनेस। लाउडनेस, लाउडनेस क्या है, ये लाउडनेस क्या किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करती है, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। ओके बच्चों, यानी हम एक तरह से ये कह सकते हैं वाइब्रेशन पे ही डिपेंड करती है। अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको बहुत ज़ोर से ऐसे हिट किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती तो क्या होता, यहाँ पर हमें बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती। और अगर मैं हल्के से करूँगी तो क्या होगा, यहाँ पर वाइब्रेशन कम होगा, जिससे क्या होगा, हमें एक सॉफ्ट सी हल्की सी साउंड सुनाई देगी। यही काम इसके साथ होता है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होती है, क्या होता है, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होती है, मोर एम्पलीट्यूड, तो क्या होगा, यहाँ पर जो लाउडनेस होगी वो भी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। अगर लेस होगी, थोड़ी होगी एम्पलीट्यूड, यानी ये चीज़ कम होगी, तो क्या होगी, यहाँ पर सॉफ्टनेस हो जाएगी। जैसे कि इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं,
जैसे कि ये लाउडनेस के लिए लगा लीजिए। ओके, इसमें क्या है लाउडनेस, और ये है सॉफ्टनेस के लिए। ओके बच्चों, इनमें डिफरेंस क्या है, एम्पलीट्यूड का ही आ रहा है ना, ये डिफरेंस आता है। नेक्स्ट इज पिच। पिच क्या है, पिच बच्चों कुछ भी नहीं, एक छोटी सी बात है। पिच तो क्या है, हमारा ब्रेन किसी भी साउंड को कैसे इंटरसेप्ट करता है वो कहलाता है पिच। यानी हमारे जो ब्रेन में क्या होता है, साउंड को पहचानने की जो सेंसेशन होती है वही क्या होती है, पिच होती है। डेट्स मीन हम पिच की हेल्प से ही पता कर सकते हैं जो बोलने वाला है वो एक लेडी है या जेंट्स है, यानी एक आदमी की आवाज़ है या एक औरत की आवाज़ है। क्यों, क्योंकि अगर पिच ज़्यादा होगी यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्या कहेंगे, वो आवाज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी और तिखी होगी। ओके, तो ये ऐसी आवाज़ किसकी मानी जाती है, एक लेडी की होती है। अगर पिच कम होगी, लो पिच होगी, यानी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लो होगी, तो क्या होगा, उसमें क्या होगी, वो एकदम भारी आवाज़ होती है। भारी आवाज़ होती है तो दैट्स मीन उसमें क्या होता है, तो वो ऐसी आवाज़ किसकी मानी जाती है, जेंट्स की मानी जाती है। यानी उसमें क्या होता है, ग्रोव साउंड होती है। तो ग्रोव साउंड किस में मान होती है, हैवी साउंड मानी जाती है, उसको हम कहते हैं जेंट्स की। दैट्स मीन पिच क्या है, पिच कुछ भी नहीं, जस्ट एक सेंसेशन। सेंसेशन क्या, हमारे ब्रेन की इंटरसेप्ट पावर, हमारा ब्रेन कैसे एक मेल और फीमेल की साउंड के बीच में डिफरेंस करता है, कैसे उसे हमारे ब्रेन के अंदर सेट करता है, वही पिच होती है। हाउ टू ब्रेन इंटरसेप्ट दी साउंड, हाउ टू ब्रेन इंटरसेप्ट दी साउंड यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। मैं चलो लिख देती हूँ यहाँ पर, हाउ टू ब्रेन इंटरसेप्ट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। डेट्स मीन हमारे ब्रेन ने किस प्रकार से इंटरसेप्ट की किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी को, वो हाई की या लो की। अगर हाई की तो सॉफ्ट साउंड है, अगर लो की तो हार्ड साउंड है। यही बात होती है इसमें। इंटेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटेंसिटी। क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी है अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में एक यूनिट एरिया में से जितनी साउंड एनर्जी की अमाउंट पास होगी वो क्या कहलाती है, उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। एक सेकंड में एक यूनिट एरिया में से जितनी भी साउंड एनर्जी की अमाउंट पास होगी वो क्या कहलाती है, उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। इसे हम लाउडनेस नहीं कहेंगे, ये कहीं आप लोग ये सोचो ये तो एक तरह की लाउडनेस है, लाउडनेस नहीं है। किस लाउडनेस क्या होती है वो, और इंटेंसिटी क्या होती है, दोनों अलग अलग होती है, दोनों अलग अलग टर्म होती है। किन्हीं भी दो डिफरेंट साउंड की, टू डिफरेंट साउंड है जो, उनकी क्या होगी, लाउडनेस तो डिफरेंट होती है हमेशा। क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट जो इंटेंसिटी होती है वो में भी सेम हो सकती है। क्या हो सकते हैं, इंटेंसिटी सेम हो सकती है। ओके बच्चों, इस जो इसकी यूनिट होती है वो होती है डेसिबल यानी डीबी। एक तरह से जो ये डीबी है ना, ये हमारी साउंड की ही यूनिट होती है। हम यहाँ पे इंटेंसिटी में शो कर रहे हैं, ये हमारी साउंड की यूनिट होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आप लोग पहले सिंपली आप लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला किया हुआ, वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या किया है, डिस्टेंस बाय टाइम। हमारे यहाँ पे साउंड के केस में एक ऑसिलेशन की डिस्टेंस हमने कितनी मानी हुई है, डेट इज लैम्डा, टाइम क्या है टी।
यानी जो हमारी स्पीड है, अगर हम इसे v से रिप्रेजेंट करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा बाय टी के इक्वल। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था जो न्यू है वो किसके इक्वल होता है, 1/t के। फ्रीक्वेंसी का जब डेफिनेशन बताई तब बताई थी ना ये बात, तो हम इस चीज को हम कैसे दे सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। ये हमारा हो जाएगा ये जो हमारी स्पीड है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच में रिलेशन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये रिलेशन। ओके बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था हमारे आज के टॉपिक साउंड का बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर आप लोगों को इससे आगे भी कुछ समझना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। ये सिर्फ बेसिक बातें थी इस चैप्टर की, हमारी साउंड चैप्टर की। और आज के अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।